हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। बोर्ड की तैयारी है, बोर्ड बहुत पास ही है बेटा आपके एग्जाम। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा। तो फिर हम पढ़ रहे हैं बेटा संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करा था परमाणु आकार और आयनिक त्रिज्या के बारे में। साथ में हमने गलनांक और मोलर आयतन की बात करी थी और हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था कणन एंथैल्पी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में। ये प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी। आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। साथ में दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हम ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। दोनों ही प्रॉपर्टी बेटा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोनों ही प्रॉपर्टी का जो यूज है वो आगे भी होगा और बहुत सारे चैप्टर्स में भी होता है, तो बहुत खास होने वाला है। खासकर अगर मैं ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो ऑक्सीकरण अवस्था का यूज इस चैप्टर में भी होगा, इस अगले चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं उपसंयोजक की होगी उसके अंदर भी बहुत ज्यादा होगा। आयनन एंथैल्पी का यूज भी बहुत होने वाला है, तो इसलिए दोनों टॉपिक बहुत खास है। ध्यान से समझना है, सुनना है और कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा। कोशिश करेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करें, समझाएं बहुत अच्छे से, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आसानी के साथ क्लियर हो सके। और कोशिश आपको भी करनी है समझने की। देखो बेटा, समझ में तभी बात आती है कोई जब हम समझना चाहें। अगर हम समझना चाह रहे हैं तो चीजें समझ में आ जाती है। हम ही अगर समझना नहीं चाह रहे तो फिर दुनिया की कोई ताकत किसी भी चीज को नहीं समझा सकती। इसलिए बेटा आपको भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है चीजों को। इसलिए अगर आपके आसपास कोई डिस्टर्ब एनवायरनमेंट है तो उससे थोड़ा अलग हट जाए या उससे अलग हट के अपनी स्टडी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज के लेक्चर को। तो हम बात कर रहे थे बेटा आयनन एंथैल्पी के बारे में, आयनन एंथैल्पी के बारे में। 11th क्लास के अंदर भी हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव। 11th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्या होता है आयनन एंथैल्पी? तो सिंपल सी बात है बेटा, कोई हमारा परमाणु गैसीय अवस्था में हो, परमाणु किस अवस्था हो बेटा? गैसीय अवस्था में हो। दूसरा परमाणु हमारा बेटा विलगित होना चाहिए, विलगित हो। क्या हो बेटा? विलगित हो, आइसोलेट हो। विलगित का मतलब है बेटा वो अकेला हो, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड ना बनाए हुए हो, बॉन्ड ना बना रखा हो। जैसे मान के चले बेटा हमारा हाइड्रोजन, अब ये अकेला है, तो अकेला है और होना क्या चाहिए? गैस अवस्था में होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं H2 गैस अवस्था में तो है लेकिन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, H दूसरे H से जुड़ा हुआ है। जैसे HCl मान लीजिए गैस अवस्था में तो है लेकिन Cl के साथ जुड़ा हुआ है, तो आइसोलेट होना चाहिए, अकेला होना चाहिए बेटा, अकेला होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब अकेले हैं बेटा। हालांकि नाइट्रोजन N2 फॉर्म, F2 फॉर्म, Cl2 फॉर्म इनमें भी एग्जिस्ट करते हैं। बट आयनन विभव का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर काम करता है? गैसीय अवस्था में हो, विलगित हो, अकेला हो, अकेला हो। और तीसरी बात बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्या करना है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा वाला एक इलेक्ट्रॉन? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जो हमें ताप देना पड़ेगा या जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी ऊर्जा को उसकी क्या कहते हैं बेटा? आयनन एंथैल्पी कहते हैं। लाइक दिस, अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो मेरे पास पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। और सपोज दैट यहां पर तीसरी कक्षा में आप जानते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बेटा, 281 होता है इसका नंबर। तो पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में बेटा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, राइट, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो यही है हमारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेटा
मुझे इसे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना ताप देना पड़ेगा, जितनी एनर्जी से देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को उसका क्या कहेंगे हम, आयनन एंथैल्पी कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आयनन एंथैल्पी क्या है। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे उसकी क्या बोलते हैं हम, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कि आयनन एंथैल्पी क्या है। अब ध्यान सुनना बेटा, जो आयनन एंथैल्पी है या आयनाइजेशन एनर्जी है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा परमाणु आकार के। ये बात दिमाग में डालो बेटा, परमाणु आकार के। यहां पर ये बात बहुत खास होने वाली है कि जो आयनन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके बेटा, एटॉमिक साइज के, परमाणु आकार के। मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं परमाणु आकार की, तो परमाणु आकार अगर बढ़ेगा, परमाणु आकार अगर बढ़ेगा बेटा, तो फिर आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा, डिक्रीज करेगी। और अगर बेटा परमाणु आकार घटेगा, आकार को त्रिज्या भी कह सकते हो बेटा, परमाणु आकार अगर घटेगा तो फिर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, फिर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे परमाणु आकार घटता जाता है वैसे वैसे आयनन विभव का मान घटेगा, घटता जाता है, आयनन विभव का मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता जाएगा, परमाणु आकार बढ़ता जाएगा तो आयनन विभव का मान घटता जाएगा। अगर मैं बात करूं नॉर्मल ट्रेंड की, तो गुरु फर्स्ट डे में अगर बात की जाए बेटा, तो फर्स्ट डे में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये तो अगर मैं देखूं तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है। जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, और कोशों की संख्या बढ़ने से क्या बढ़ता है बेटा, परमाणु आकार बढ़ता है। तो अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो फिर आयनन विभव का मान घटेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु आकार घटता जाता, आयनन विभव घटता जाता है, आयनन विभव घटेगा बेटा, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा है तो फिर आयनन विभव घटेगा। तो सबसे कम आयनन विभव किसका होगा, सीजियम का। मतलब सबसे आसान है सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना, सबसे मुश्किल है इनमें लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना। भाई आयनन विभव है क्या, आयनन एंथैल्पी है क्या, किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो इसके आयनन विभव है, वो इसके आयनन एंथैल्पी है। यहां से आसान है, आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है, आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है। तो किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बेटा आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से आयनन विभव का मान घट जाएगा, आयनन विभव का मान डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी में बाएं से दाएं चलूं, लेफ्ट टू राइट चलूं बेटा, तो फिर क्या होता है, फिर आकार घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है तो आकार घटता है। आकार घटने से फिर क्या होगा, आयनन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल ट्रेंड है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं संक्रमण श्रेणी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं स्कैंडियम से बेटा कॉपर तक, स्कैंडियम से कॉपर तक, तो अगर आप देखोगे हमने बात भी करी थी पिछले लेक्चर में कि जब मैं परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, Z की बात कर रहा हूं, Z जैसे जैसे बढ़ता जाता था, बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा था, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा था। और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने से बेटा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने से परमाणु आकार घट रहा था, परमाणु आकार घट रहा था। ठीक है बेटा, परमाणु आकार घटता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा, पिछले लेक्चर में देखा तो आपने देखा प्रभावी नाभिक आवेश घटा, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ा, और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने से परमाणु आकार घटता गया। तो जब मैं स्कैंडियम से कॉपर की तरफ गया तो परमाणु आकार घटा, और अगर परमाणु आकार घटेगा तो आपको पता चली क्या होगा, फिर आयनन एंथैल्पी का मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आयनन एंथैल्पी का मान इंक्रीज करेगा। तो पहले इनका ट्रेंड देख लेते हैं कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में आयनन विभव किस तरीके से घटता है और किस तरीके से वेरिएशन आता है। एक और बात आपको पता होना चाहिए, इस
सीरीज के अंदर आयनन विभव का जो ट्रेंड है, ट्रेंड नॉट रेगुलर, ये बात आपको पता हो। आयनन विभव का जो क्रम है एक समान नहीं है, आयनन विभव का क्रम बेटा एक समान नहीं है, डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है, कंटिन्यूअस घटता नहीं जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस घटता नहीं जाएगा, ना कंटिन्यूअस बढ़ेगा आयनन विभव का मान, ना कंटिन्यूअस घटेगा ना कंटिन्यूअस बढ़ेगा, डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर होने का रीजन क्या है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सीरीज देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, 3D सीरीज, यहां पर अगर हम बात करें बेटा 4D सीरीज की, और यहां पर हम बात करें अगर 5D सीरीज की, सीरीज पे बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रीजन समझाऊंगा अच्छे से। 3D सीरीज, सचिन तेंदुल वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, राइट, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। 4D सीरीज को कैसे याद कर रहे थे हम, यारी जरा निभाना नियोबियम, मौत मोलिब्डेनम तक टेक्नीशियम, रुकावटें रोडियम रुथेनियम रोडियम, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, कैडमियम, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, पीडी है बेटा, ये क्या है, पीडी, पीडी है बेटा ये हमारा, पीडी, प्लेटिनम। 5D सीरीज के अंदर कैसे याद करा तुमने, ला हफ्ता, हफ्ता मतलब हाफ नियम, ता मतलब टेंटोलम, वरना टंगस्टन, रे रीडियम, ओस्मियम, उससे इधर इरिडियम पिटवाऊंगा, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। इस तरीके से आप सीरीज को याद रख सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा था जब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक हमारा जो परमाणु आकार है, परमाणु आकार, परमाणु आकार घटता है। कहां से कहां तक घटता है बेटा, स्कैंडियम से मैग्नीज तक। घटने का रीजन क्या है, क्योंकि भाई यहाँ का जो Z इफेक्टिव है, प्रभावी नाभिक आवेश है, वो ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है बेटा, परिरक्षण प्रभाव से। हमने डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में, क्या बल्कि 2-3 लेक्चर से हम नाभिक आवेश और परिरक्षण प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बात पता चल रही होगी। फिर हमने कहा कि भाई बीच में आके हमारे पास क्या होता है, आकार लगभग समान हो जाता है, आकार लगभग समान, सेम हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। रीजन क्या रहा कि जो Z इफेक्टिव है बेटा वो लगभग बराबर हो जाता है परिरक्षण प्रभाव के। भाई जितना Z इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर जितना Z इफेक्टिव लग रहा है, उतना उस इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, परिरक्षण प्रभाव लग रहा है। परिरक्षण प्रभाव साइज को बढ़ाता है, Z इफेक्टिव साइज को घटाता है। तो एक बढ़ा रहा है दूसरा घटा रहा है, इसलिए हमारा साइज में कोई वेरिएशन नहीं आता और साइज हमारा लगभग सेम हो जाता है। लास्ट में कॉपर से फिर जब हम गए Zn पर, लास्ट में फिर से साइज बढ़ने लगा, आकार बढ़ता है, बढ़ने लगा। और बढ़ने का रीजन क्या हुआ कि हमारा जो Z इफेक्टिव है वो कम हो गया। किससे बेटा, परिरक्षण प्रभाव से, परिरक्षण प्रभाव से। बात समझ में आ रही होगी। और सेम ही ट्रेंड बाकी दोनों सीरीज पे लगता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सेम ट्रेंड बाकी दोनों सीरीज पे काम करेगा। स्टार्टिंग में बेटा हमारा परमाणु आकार घटेगा, फिर बीच में कांस्टेंट होगा और फिर हमारा बढ़ने लगेगा। सेम यहां पर ऐसा ही होगा। अब हम बात करें आयनन विभव की, तो आयनन विभव के बढ़ने का या घटने का 3 मेन रीजन होते हैं। उन 3 मेन रीजन को समझते हैं। पहला रीजन यह है बेटा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण जिसे हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, परिरक्षण प्रभाव। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर आकर्षण, नाभिक की ओर आकर्षण,
आकर्षण, जिसे हम बोलते हैं बेटा जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। और तीसरा है हमारे पास विनिमय ऊर्जा, विनिमय ऊर्जा। तीसरा है बेटा हमारे पास विनिमय ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं बेटा एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। हर एक बात को मैं समझाऊंगा, बस सब्र रखें और अच्छे से समझते रहें और सुनते रहें। अब हमने कहा बेटा, ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं स्कैंडियम की, किसकी? स्कैंडियम की। स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3d1 4s2 होता है। अब तक आपको याद हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास है 4s2। अब परमाणु त्रिज्या क्या होती है, यानी कि परमाणु आकार क्या होता है भाई? नाभिक है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं, यानी कि परमाणु आकार कहते हैं। तो बाहरी कक्षा तो 4s है, अब 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉनों पर होता है नाभिक का आकर्षण। ध्यान से समझना बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों पर होता है नाभिक का आकर्षण, जो कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर आकर्षण। जेड इफेक्टिव लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा? जेड इफेक्ट। अब इससे पहले वाली जो कक्षा है जिसे हम 3D बोल रहे हैं, 3D कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसमें एक है, ये इन इलेक्ट्रॉनों पर लगाता है प्रतिकर्षण, जिसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, जिसे मैं क्या कह रहा हूं बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। तो कहने का मतलब यह है कि इन इलेक्ट्रॉनों पर 2 बल काम कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण और दूसरा इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण को हम क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव। अब अगर मैं कोशों के परिरक्षण प्रभाव के ऑर्डर की बात करूं, परिरक्षण प्रभाव का क्रम, फिलहाल इतना याद रख लेते हैं, परिरक्षण प्रभाव का क्रम, उपकोशों के परिरक्षण प्रभाव का क्रम। तो s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं p से, p के ज्यादा लगाते हैं d से और d के ज्यादा लगाते हैं f से। तो f का जो परिरक्षण पावर है वो कम है, जबकि f ब्लॉक की बहुत कम है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? s की जो परिरक्षण पावर है वो कम है। परिरक्षण पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे जो प्रतिकर्षण है वो कम है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो पहला इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन है जो इन दोनों को प्रतिकर्षित कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन कितना प्रतिकर्षण लगा सकता है, आप थोड़ा सोचें, अकेला है। और दूसरा इसकी प्रतिकर्षण पावर कम है। दूसरा क्या बेटा? इसकी प्रतिकर्षण पावर क्या है? कम है। ऐसा मान लो कि भाई 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा रिपल कर रहा है 20 साल के बच्चे को, और 2 है 20 साल के बच्चे, 2। तो क्या ये 6 साल का बच्चा इन 20 साल के बच्चों को प्रतिकर्षित कर सकता है, दूर भगा सकता है क्या? समझदार हो आप काफी। वही केस है। तो क्या होगा? पास ही आएंगे, क्योंकि दूर तो भगा नहीं सकता। पास आएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पास आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब मैं स्कैंडियम से बेटा कहां गया? टाइटेनियम पे गया, जिसका एटॉमिक नंबर हुआ 3d2 4s2, 3d2 4s2। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा प्रतिकर्षण लगाने के लिए, तो एक प्रोटॉन भी होगा, मतलब 6 साल का एक और बच्चा आ गया, 6 साल का एक और बच्चा आ गया, या 10 साल का मान लो, चलो एक और बच्चा आ गया। क्या होगा? क्या 20-20 साल के बच्चों को रिपल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन को और खींचेंगे अपनी तरफ को, तो साइज और छोटा हो जाएगा, और ऐसे साइज छोटा होता जाएगा। और अगर परमाणु का आकार छोटा होगा तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा, आयनन विभव का मान बढ़ेगा बेटा। तो 2 फैक्टर समझ में आ गए होंगे कि कैसे आयनन विभव का मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे परमाणु आकार घटता जाएगा वैसे वैसे आयनन विभव का मान बढ़ेगा, और ये बढ़ रहा है। यहाँ पर लगभग सेम होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा कॉपर तक। Zn की बात नहीं हो रही, अभी सुनो बेटा। अभी तीसरा जो फैक्टर है हमारा, जो तीसरा फैक्टर है वो है विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। अब ये जो एक्सचेंज एनर्जी डिपेंड करती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। बहुत बड़ा रोल होगा इसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मैं इसको समझाता हूं बेटा। होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास क्रोमियम है, क्रोमियम है। अब क्रोमियम में अगर आप देखोगे तो मैं डी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेता हूं। डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है,
1 2 3 4 सॉरी 3d5 मान लीजिए Cr+ है, सपोज दैट Cr+ है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। और जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से, जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, भाई क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या था, समझते हैं इसको। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर था 3d5 4s1, अपवाद है ना, तो 3d5 4s1। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वही तो आयनन विभव होगा। मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और निकालने के बाद मुझे क्या मिला, 3d5 मिला। अब 3d5 जो मिला, वो जो आयनन एनर्जी होगी उसके अंदर 3d5 जो मिला, इसकी विनिमय ऊर्जा निकालनी। अब विनिमय एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा, विनिमय ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। वही विनिमय ऊर्जा मैं समझा रहा हूं। तो 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये विनिमय करेगा इसके साथ, एक्सचेंज होगा, यहां से यहां, यहां से यहां एक्सचेंज होगा। इसके साथ भी विनिमय कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ भी विनिमय कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ भी विनिमय कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है। तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से एक्सचेंज हो रहा है, 1 2 3 4 4। ये वाला इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार से एक्सचेंज हो रहा है, इसको समझते रहो, अकेला इलेक्ट्रॉन। फिर हम आए बेटा, ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से, 1 2 3 4 5। मैंने इसका एक्सचेंज नंबर दिखाया, कितने प्रकार से खुद को एक्सचेंज कर सकता है, 4 से। ये वाला कितने से करेगा, इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ एक्सचेंज, इसके साथ का तो लगा लिया मैंने यहां पर, इनके साथ का तो लगा लिया यहां पर। तो ये कितने प्रकार से एक्सचेंज होगा बेटा, 3 प्रकार से। अब नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, ध्यान से सुनना समझना, 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तीसरे की वो इसके साथ एक्सचेंज होगा, क्योंकि इसके साथ तो बात हो गई, और इसके साथ एक्सचेंज होगा। तो यहां कितने प्रकार से खुद को एक्सचेंज कर रहा है, 2 प्रकार से। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट के 1 2 3 4 5, ये अकेला इस प्रकार से। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर देखो तो कितना विनिमय हो रहा है, 4 यहां हो रहा है, 3 यहां हो रहा है, 2 यहां हो रहा है, 1 यहां हो रहा है, टोटल कितना है, 10। जितने एक्सचेंज नंबर जितना ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल से निकल जाएगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, उतने ज्यादा स्थायित्व होगा, वो उतने ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी। अगर बात समझ में आ रही है तो समझने वाली बात यह कि जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच एक्सचेंज नंबर उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एक्सचेंज नंबर होगा, विनिमय ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। विनिमय ऊर्जा बेटा क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी विनिमय ऊर्जा। तो मैं कह सकता हूं कि जितनी विनिमय ऊर्जा लगी, वो यहां इंक्लूड होगी, वो यहां जुड़ेगी, वो यहां जुड़ेगी। और यहां जुड़ने की वजह से अब डिपेंड करेगा आयनन विभव का मान विनिमय ऊर्जा पर। किस पर डिपेंड करेगा, विनिमय ऊर्जा पर। इसी कारण से क्या होने वाला है, विनिमय समझ में आ गया बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है, भाई ये इसके साथ भी विनिमय करेगा, एक्सचेंज होगा, इसके साथ भी एक्सचेंज होगा, इसके साथ भी, इसके साथ 4 प्रकार से एक्सचेंज हो सकता है, ये 3 प्रकार से एक्सचेंज हो सकता है, ये 2 प्रकार से एक्सचेंज हो सकता है, ये 1 प्रकार से एक्सचेंज हो सकता है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा, विनिमय उतनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी, और जितनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी, मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसके अंदर विनिमय ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी, आयनन एंथैल्पी के साथ वो जुड़ेगा, टोटल आयनन एंथैल्पी निकल कर आएगी, जिसकी वजह से यहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर वेरिएशन बेटा सेम नहीं हो पाता, सेम ट्रेंड नहीं हो पाता, सेम ट्रेंड नहीं हो पाता है वेरिएशन ऊर्जा। तो नॉर्मली हम देखेंगे कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, मैं कह रहा हूं परमाणु क्रमांक, मैं कह रहा हूं परमाणु क्रमांक, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आकार घटेगा, और जैसे जैसे आकार घटेगा तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा, क्योंकि आकार घटने से आयनन विभव का मान बढ़ता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बेटा मैंने आपसे कहा था, इससे पहले समझो कि जब हम किसी ग्रुप में, समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आकार बढ़ता है, जिससे आयनन विभव का मान घटता है। तो यहां पर अगर देखा जाए बेटा, यहां पर अगर देखा जाए, इसके अंदर यहां पर अगर देखा जाए तो यहां क्या होने वाला है, स्कैंडियम का आकार छोटा होगा यट्रियम से, यट्रियम का आकार छोटा होगा लैंथेनम से, आकार छोटा होगा लैंथेनम से।
तो देखा गया अगर आकार अगर बेटा छोटा है तो आप कह सकते हो कि इनका जो आयनन एनर्जी है उसका ऑर्डर अपोजिट होगा। अगर मैं आयनन एंथैल्पी के ऑर्डर को क्रम में लिखूं तो जिसका आकार बड़ा उसके आयनन एंथैल्पी कम, तो इसका आकार बड़ा आयनन एंथैल्पी कम होगी, तो इसकी लैंथेनम की आयनन एंथैल्पी कम होगी बेटा। किससे कम होगी? एट्रियम से। एट्रियम के कम होगी स्कैंडियम से। स्कैंडियम कौन सी सीरीज का है बेटा? 3D का। एट्रियम किसका है? 4D का। और हमारे पास लैंथेनम किसका है? 5D का। कहने का मतलब ये है कि 5D की जो लेंथ 5D की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी है, वो कम होगी, सबसे कम होगी किससे? 4D से। और 4D कम होगी 3D से। सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है? 3D की। लेकिन ऐसा वेरिएशन, ऐसा जो ऑर्डर है वो सिर्फ इन्हीं के बीच मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी, अगर मैं बेटा इनकी बात करूं, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, इनकी बात करूं या इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की बात करूं, अगर इसके अलावा इन्हें छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की बात करूं, मैं इसको साइड में कर देता हूं, तो होने वाला क्या है इसको समझना बेटा। होने वाला क्या है, कुछ होता ऐसा है कि इनके बीच बेटा हमारे पास आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, 4f ब्लॉक के एलिमेंट, जिन्हें हम बोलते हैं लेंथेनॉइड। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब ये जो 4f के 14 तत्व हैं, ये जो f ब्लॉक के बेटा 14 तत्व हैं, 14 तत्व, ये क्या करते हैं? एफ ब्लॉक की मैंने आपको बताया शील्डिंग पावर बहुत कम होती है, परिरक्षण क्षमता बहुत कम होती है, तो प्रतिकर्षण क्षमता कम होगी। एफ में तो ऐसा मान के चलो कि 2 साल का बच्चा ही प्रोटेक्शन दे रहा है, 2 साल का बच्चा रिपल कर रहा है 20 साल के लड़कों को, तो क्या पॉसिबल है 2 साल का बच्चा प्रतिकर्षित कर सकता है? क्या नहीं कर पाएगा भाई। तो एफ की तो ऐसी है, यानी कि प्रतिकर्षण क्षमता बिल्कुल कम है, और प्रतिकर्षण क्षमता कम होगी तो नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पास आते हैं और साइज बढ़ता जाता है। साइज क्या होता जाता है बेटा? बढ़ता जाता है। और साइज बढ़ने से बेटा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो साइज घटता जाता है, सॉरी, साइज घटता जाता है। साइज घटने से क्या होगा? जिरकोनियम का साइज लगभग बराबर हो जाता है हाफनियम के, और हाफनियम का साइज जिरकोनियम के बराबर होने का कारण क्या है कि हाफनियम के अंदर जो प्रभावी नाभिक आवेश जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, और जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, जिस कारण उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो इसको छोड़कर बाकी ध्यान से सुनना बेटा, सॉरी, लेंथेनम को छोड़कर इनका ऑर्डर क्या होगा? 4D, 5D, 3D, 4D, ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा। 5D के अंदर बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से बहुत अच्छे से, 5D का प्रभावी नाभिक आवेश बहुत ज्यादा होता है। 5D के अंदर प्रभावी नाभिक आवेश बहुत ज्यादा होता है। प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा किसके कारण होता है? 4f ब्लॉक के 14 तत्व आते हैं इनके बीच में, और 14 तत्व आने से इनके बीच लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे साइज क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, जिस अंकुचन, लेंथेनॉइड अंकुचन या लेंथेनॉइड संकुचन भी बोलते हैं, संकुचित हो जाता है, साइड सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने साइड छोटा होगा, सिकुड़ने का रीजन क्या है? प्रभावी नाभिक आवेश का बढ़ना। तो चूंकि जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा? मुश्किल। और अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना बेटा मुश्किल हो जाएगा तो फिर उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस कारण इसका आयन निभाव क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो बात समझ में आ गई कि 5D सीरीज का आयन निभाव ज्यादा होगा, 3D से, 3D का ज्यादा होगा 4D से। अब बात करते हैं बेटा, हमारे पास मैंने ये वाला ऑर्डर बता दिया, इनका ऑर्डर सेम रहेगा, जो होना चाहिए सेम रहेगा बेटा, जो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े लेंथेनॉइड एलिमेंट आ रहे हैं। लेंथेनॉइड तो बेटा लेंथेनम के बाद ही तो आए भाई, ये तो 57 है, 57 के बाद ही तो 58वां एलिमेंट आया, यानी कि ब्लॉक का एलिमेंट इसके बाद ही तो आया, तो इसके बाद लगा ये इफेक्ट, इससे पहले तो सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, तो इनके साथ सिमिलर रहेगा। इनकी बात करते हैं बेटा, इनकी बात करते हैं, जिसे बोलते हैं जिंक समूह के तत्व। क्या बोलते हैं? जिंक समूह के तत्व। क्यों कह रहा हूं मैं इसको जिंक समूह के तत्व? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा ये सारे के सारे संक्रमण तत्व हैं। ये संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनकी डी उपकोष आंशिक रूप और सरल आयनों में, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण रूप से भरी होती है, और जिनकी डी उपकोष पूर्ण रूप से भरी होती है भाई, वो हमारे संक्रमण तत्व नहीं होते। इसलिए एक अलग है जिंक समूह के तत्व, पर प्रॉपर्टी हम इन्हीं के साथ इंक्लूड करते हैं।
जब मैं इनकी बात करता हूं तो ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास जो Zn है इसका एटॉमिक नंबर होता है 4s2 3d10। अगर मैं बात करूं बेटा कैडमियम की तो इसका होगा 5s2 4d10, और अगर बेटा मरकरी की बात की जाए तो इसका होगा 6s2 5d10। तो आप देख सकते हो यहां पर d10 है, यहां पर 4s2, ये भी कंप्लीट है, ये भी d10, ये भी कंप्लीट, ये भी d10, ये भी कंप्लीट। और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, अब स्थायी होने की कंडीशन क्या है, ध्यान सुनो, स्थायी डी उपकोष, स्थायी डी उपकोष, स्थायी डी उपकोष। स्थायी होने के बेटा, स्थायी होने के तीन मेन रीजन है, कि जो हमारे पास डी उपकोष है ना वो सम्मित हो, जो डी उपकोष है वो क्या हो बेटा, सम्मित हो, सम्मित हो। और अगर सम्मित है तो वो स्टेबल होगा, अगर सम्मित है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। कैसे सम्मित हो बेटा, समझो बात को। सम्मित होने का रीजन क्या है, हम सब जानते हैं डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के अंदर 5 कक्षक है, 5 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सम्मित का मतलब, आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। क्या सारे के सारे कक्षक समान है, बिल्कुल समान है। तो मैं कहूंगा अगर ये समान है, D0 स्टेबल है, D0 स्थायी है, अगर सम्मित है तो। अब मैं अगर कहूं, ध्यान से सुना बेटा, मैं अगर बात करूं D1 की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या पांचों के पांचों कक्षक समान है, क्या पांचों के पांचों कक्षक सम्मित है, आप कहोगे नहीं है कि सर एक में एक इलेक्ट्रॉन है बाकी 4 समान है। हम कह रहे हैं पांचों के पांचों कक्षक समान है, क्या पांचों के पांचों कक्षक समान नहीं है, क्योंकि डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक कक्षक में तो एक इलेक्ट्रॉन है बाकी 4 में नहीं है, तो हम कहेंगे सामान्य है भाई। और अगर सामान्य सम्मित नहीं है तो वह स्टेबल नहीं होगा, तो D1 स्टेबल नहीं है, D1 स्टेबल नहीं है। फिर हमने बात करी D2 की, क्या अब स्टेबल है क्या, अभी आप कहोगे कि भाई 2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन है बाकी 3 में नहीं है, तो अभी भी पांचों कक्षक सम्मित नहीं है, तो ये भी स्टेबल नहीं है। D3 स्टेबल है क्या, नहीं है। D4 स्टेबल है क्या, नहीं है। D5 स्टेबल है क्या, आप कहोगे बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि अब पांचों कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आप देख सकते हो पांचों कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब पांचों के पांचों कक्षक समान प्रकार से भरे हुए हैं, या तो एक भी ना हो तब सम्मित, या फिर एक एक इलेक्ट्रॉन हो तब सम्मित। अब मैं बात कर रहा हूं आगे, D6 पाते हैं बेटा, D6 पाते हैं। क्या D6 में क्या होगा, D6 में क्या होगा, 5 भरने के बाद मैं हुंड के अकॉर्डिंग पेयरिंग करूंगा, युग्मन करूंगा, तो आप कहोगे सर एक कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे बाकी 4 में एक एक है, तो अभी भी समान प्रकार से नहीं है। D7 में बताओ स्टेबल है क्या, आप कहोगे 2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन है बाकी 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सम्मित नहीं है। ना D8 सम्मित है, ना D9 सम्मित है। और D10 में अगर बात करें तो D10 सिमेट्री है, D10 में क्या है, सिमेट्री, सबके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो भाई तीन ही कंडीशन में हमारे पास डी उपकोष स्थायी होती है, तीन ही कंडीशन में डी उपकोष स्थायी होती है, D0 में, D5 में और D10 में। रीजन मैंने बता दिया, रीजन क्या है स्थायी होने का, तीन ही के। क्लियर है बात। अब अगर मैं कहूं कि ज्यादा स्टेबल कहां होगी, भाई D10 में ज्यादा स्टेबल होगी, सिंपल सी बात है, जब पूरी तरीके से भर जाएंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, D5 से। D5 ज्यादा स्टेबल होगा, D0 से। है तीनों ही स्टेबल, लेकिन इनमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर अरेंज करें तो D10 ज्यादा स्टेबल होगा, D5 से D5 ज्यादा स्टेबल होगा D0 से। अब यहां पर आप मुझे बताइए, D10 फुलफिल्ड, 4D फुलफिल्ड, 4S भी फुलफिल्ड है भाई, पूरी तरीके से भरी हुई है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, सपोज दैट मैंने अगर बेटा Zn से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Zn से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सपोज दैट, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है भारी कक्षा से, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Zn पे प्लस आएगा, 4s1 होगा, 4s1। तो जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो मुझे बताओ पहले ज्यादा स्थायी था या बाद में ज्यादा स्थायी। देखो पहले फुल फील्ड भरा हुआ है, अब हाफ है, तो पहले ज्यादा स्थायी था, तो ये क्या हो गया, अस्थायी हो गया। ये क्या है बेटा, हमारा स्थायी है, ये क्या हमारा स्थायी है।
तो आपने देखा कि एक स्थायी चीज अस्थायी में कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रॉन निकालते, एक स्टेबल अनस्टेबल में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन निकालते। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक आप स्टेबल को अनस्टेबल कर सको और बहुत आसानी के साथ कर सको? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा समझो कि कोई बड़ी पोस्ट पे है, मान लीजिए कोई एसएसपी है, और उसको आप एकदम से दरोगा बना दो, क्या आसान होगा? नहीं होगा ना। बहुत सारे तर्क देने पड़ेंगे बेटा आपको, बहुत सारी बातें बतानी पड़ेगी आपको। तो कहने का मतलब ये कि अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वही एनर्जी तो इसका आयनन विभव है, तो इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जिंक समूह के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है, जिंक समूह के तत्वों की जो आयनन एंथैल्पी है, वो इनके अपेक्षा से अधिक, इन सबसे अधिक क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इन बाकी इन सब तत्वों से क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी डी कोश पूर्ण रूप से भरी होती है, पूर्ण रूप से क्या होती है? भरी होती है। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे और बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकलवाऊं तो Zn डाई पॉजिटिव, अब तो ये अस्थायी है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 4s0 और 3d10, क्या अब ये फुल फील्ड में आ गया क्या भाई? 3d10 बचेगा नहीं? जल्दी बताओ क्या बचेगा? 3d10, और 3d10 हमारा क्या है बेटा? स्थायी है। तो एक अस्थायी चीज तो स्टेबल बनना चाहेगी, मतलब किसी से कहो, किसी अब दरोगा से कहो कि भाई चल एसएसपी बन जा, तो एकदम कहेगा बिल्कुल ठीक है, बन जाते हैं, बहुत आसान होगा उसके लिए। वो किसी तर्क की बात नहीं करेगा, मैं क्यों बनूं, मैं तो काबिल भी नहीं हूं, मैं तो यो भी नहीं हूं, कोई बात नहीं होगी। एकदम कहेगा सर बताइए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने, क्या क्या होगा। सेम ये अस्थायी था बेटा, जैसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और Zn डाई पॉजिटिव में 3d10 मिलता है। 3d10 क्या है? हमारा मोस्ट स्टेबल, बहुत ज्यादा स्थायी है, जिस कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत आसान है। बात समझ में आ गई होगी आपको? राइट। अगर मैं यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं, Zn ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहूं, तो कहां से निकालना पड़ेगा मुझे? 3d10। 3d10 क्या है? बहुत ज्यादा स्थायी है। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? बहुत 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 मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। लगभग कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 3837, लगभग 3837 किलो जूल प्रति मोल। भाई इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए Zn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा? Zn डाई पॉजिटिव में रहेगा, Zn ट्राई पॉजिटिव में नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। बात समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई कि हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। अब इसके बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास टाइटेनियम है बेटा, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 3d24s2, 3d24s2। मैंने इसको कन्वर्ट करा टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव में, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 एस से निकलेंगे और 1 डी से निकलेगा, तो 3d1 बचेगा, 4s0 कह दो। क्या ये स्थायी है? नहीं भाई, अस्थायी है, अस्थायी है, अस्थायी है। और अगर मैं टाइटेनियम 4 पॉजिटिव की बात करूं तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो 3d0 4s0, सिमेट्री है ना, तो ये कैसा है बेटा? स्थायी है। ये कैसा है? स्थायी है, क्योंकि d0 है, d1 से ज्यादा स्टेबल d0 है भाई, मैंने बताया ना आपको। यहां सिमेट्री नहीं है, यहां सिमेट्री, ये स्थायी है, ये क्या है? स्थायी है। तो हमारा स्थायी होने का रीजन क्या है? टाइटेनियम जो ट्राई पॉजिटिव है बेटा, वो टाइटेनियम 4 पॉजिटिव से क्या होगा? कम स्थायी होगा। टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव ज्यादा स्थायी है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हो, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हो। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव से। ऐसे ही बहुत सारे रीजन ले सकते हो। स्कैंडियम ले सकते हो बेटा, स्कैंडियम में अगर मैं देखूं तो 3d14s2 होता है। अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 3d1 बचता है, 4s0 बचता है, तो ये तो अस्थायी है। और अगर बेटा यहां से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो Zn स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव हो जाता है, तो 3d0 4s0। अब ये कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकालना है मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 4s से निकलेंगे दोनों के दोनों, 3d1 बचेगा, अस्थायी है क्योंकि 3d1 स्टेबल नहीं होता। यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3d0, 3d0 स्टेबल है, तो ये स्थायी होगा। तो मैं कह सकता हूं भाई स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव है, ज्यादा स्टेबल है भाई स्कैंडियम डाई पॉजिटिव से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और सीधा ही किसमें कन्वर्ट होगा? स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ऐसे आप बता सकते हो कि Fe ट्राई पॉजिटिव और Fe डाई पॉजिटिव के बारे में।
Fe ट्राई पॉजिटिव की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, तो क्या आएगा बेटा 3d5 4s0, और Fe डाई पॉजिटिव की बात करें तो 3d6 4s0। अब मैं आपसे पूछूं ज्यादा स्टेबल कौन है भाई, d5 ये स्थाई है, Fe डाई पॉजिटिव ये क्या है बेटा, अस्थाई है। ये क्या है, अस्थाई है। और अस्थाई से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब ये आसानी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अस्थाई से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, स्थाई से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, आयनीय विभव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, ध्यान सुनना, संक्रमण तत्वों के आयनन विभव एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में होते हैं। कैसे होते हैं भाई, इस तरीके से आपने एक पीरियोडिक टेबल देखी थी, यहाँ एस ब्लॉक था बेटा, यहाँ डी ब्लॉक था हमारा, और यहाँ पी ब्लॉक था। मैंने आपसे कहा जैसे हम ऐसे चलते हैं तो हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ने से आकार घटता है, और अगर आकार घटेगा तो फिर आयनन विभव का मान बढ़ेगा, फिर आयनन एनर्जी का मान बेटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो फिर पी ब्लॉक की ज्यादा होगी ना, क्योंकि बढ़ते बढ़ते पी पे जा रहा है, पहले एस कम है, फिर डी बढ़ेगी, फिर पी की सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो जो हमारा आयनन विभव होगा वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख सकते हो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में होते हैं। इनके आयनन विभव एस ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव से अधिक, एस से तो ज्यादा होंगे, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव से कम होते हैं। क्लियर बात। फिर हमने कहा किसी दी गई श्रेणी में संक्रमण तत्वों का आयनन विभव परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। आयनन विभव जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ध्यान सुनो, यद्यपि यह वृद्धि बहुत कम है। इसका कारण यह है कि जहां किसी श्रेणी में नाभिक आवेश बढ़ता है, भाई जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, वहां साथ साथ ड्यूब कोश में आने वाले इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और जब डीप कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो परिरक्षण प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो प्रतिकर्षण भी बढ़ जाएगा, जिससे धनावेश का प्रभाव कम हो जाता है। धनावेश का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि जेड इफेक्ट भी कम हो जाता है। इन दोनों कारकों के कारण आयनन विभव का मान बहुत कम बढ़ता है, बढ़ेगा तो पर बहुत कम बढ़ेगा, दोनों फैक्टर की वजह से। आगे चलते हैं। फिर हमने कहा बेटा 5D श्रेणी के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा 3D एवं 4D श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मैंने कहा ना 5D श्रेणी के जो आयनन विभव है वो 3D और 4D से बहुत ज्यादा होगी, ऑर्डर लिखवाया था। इसका कारण यह है कि 5D श्रेणी में 4f इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। भाई 4f के जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा परिरक्षण, बहुत ही कम परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं, जिस कारण प्रभावी नाभिक आवेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो 5D का जो आयनन विभव है वो ज्यादा होगा 3D से, और 3D का ज्यादा होगा 4D से, राइट। लेकिन लैंथेनम वाला ऑर्डर अलग है और जिंक समूह वाला ऑर्डर अलग है, ये बात दिमाग में डाल लो। जिंक का तो अपेक्षाकृत अधिक होगा, वो लिख रखा है, देखोगे आप। और लैंथेनम का वो ऑर्डर अलग है कि भाई लैंथेनम का साइज सबसे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, यट्रियम से। यट्रियम का साइज ज्यादा होगा स्कैंडियम से। आकार है ये, क्या बेटा, आकार। तो आयनन एनर्जी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। फिर स्कैंडियम की ज्यादा होगी यट्रियम से, यट्रियम की ज्यादा होगी लैंथेनम से, ऑर्डर अलग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लैंथेनम नहीं आ रहे, यहाँ 4f इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, ये बात आपको पता। ZnCd तथा Hg की आयनन ऊर्जा अब सामान्य रूप से अधिक होती है। भाई इनकी जो है ना आयनन ऊर्जा है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। रीजन आपको बता दिया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। Pu Zn और Ni की जो तृतीय आयनन एंथैल्पी, मैंने बताया ना तृतीय आयनन एंथैल्पी, Zn पे डाई पॉजिटिव आ गया था, 3d10 आ गया था। तो अब 3d10 आने की वजह से तृतीय आयनन एंथैल्पी मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना। समझो बात को, Zn 4s2, Zn 4s2 3d10, मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनन एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहेंगे IE1। तो Zn प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 4s1 3d10 हुआ। फिर मुझे बेटा एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसे कहेंगे द्वितीय आयनन विभव या द्वितीय आयनन एंथैल्पी। अब ये कन्वर्ट हो गया Zn डाई पॉजिटिव में, अब हमें मिला 3d10। तो यहाँ पे अब यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालू तो इसे कहेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, जो मैंने बताया।
तो हम कह रहे हैं कि Cu Zn और Ni की जो तृतीय आयनन एंथैल्पी के मान है वो कुछ मान इंगित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन तत्वों की +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करना कठिन है। +2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करना क्या होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कॉपर की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास 3d10 4s1 में जाता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा इन सबकी आयनन एंथैल्पी की तो बहुत ज्यादा होती है तीनों के तीनों की। अगर मैं कहूं कि हमारे पास निकिल की अगर मैं बात करूं बेटा, निकिल की अगर बात की जाए तो निकिल की लगभग होती है 3400 किलो जूल प्रति मोल, और कॉपर की होती है बेटा लगभग 3550 किलो जूल प्रति मोल। और मैंने आपको अभी जिंक की तो बता दी थी। तृतीय आयनन एंथैल्पी बोल रहा हूं मैं, तृतीय आयनन एंथैल्पी वो लगभग कितनी होती है? 3837 किलो जूल प्रति मोल। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये सिर्फ डाई प्लस में ही रहते हैं ज्यादातर, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते। बात समझ में आ गई होगी और क्लियर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट की। और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना है अगर, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए जो मैंने बताया था कि जो हमारे पास डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का मेन रीजन है क्योंकि इनकी डी उपकोष और चूंकि इनकी बाहरी कक्षा की एस उपकोष और बाहरी कक्षा से पहले की डी उपकोष की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन दोनों कोशों के इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लेते हैं, यानी कि दोनों उपकोशों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो चलिए मैं इनको समझाता हूं आपको। हम बात करें बेटा ऑक्सीकरण अवस्था की, ऑक्सीकरण अवस्था की। तो जब हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो अगर मैं बेटा कहूं कि मैंने आपसे कहा कि अंतिम कक्षा की एस उपकोष और अंतिम कक्षा से पहले कक्षा की डी उपकोष, इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। ऊर्जा में अंतर क्या होता है बेटा? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और जिसकी वजह से चूंकि एनर्जी गैप बहुत कम है भाई, लगभग बराबर सही है, बहुत कम एनर्जी गैप है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन एस में का डी में जा सकता है, डी का एस में जा सकता है। एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से साझे के इलेक्ट्रॉन बेटा डी से भी निकल सकते हैं साझे के लिए और एस से भी निकल सकते हैं, जिस कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो मैं 3D की बात अगर करूं, 3D सीरीज की बात अगर करूं तो ध्यान से समझना, मेरे पास स्कैंडियम है, मेरे पास बेटा टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है बेटा, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जेडन है। इसको समझना बहुत, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अब मैं स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं तो 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। अब जानते हैं अपवाद होता है तो 3d5 4s1, और अपवाद होने का रीजन भी यही था कि इनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d के अंदर, अधिक स्टेबल बन जाता है। ये क्या होगा बेटा? 3d5 4s2। ये क्या होगा बेटा हमारा? 3d6 4s2। ये क्या होगा हमारा? 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1। ये भी अपवाद है, इसका भी रीजन यही था बेटा, और 3d10 4s2। अब यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा किसी एक के बारे में, मान लीजिए स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। मैं स्कैंडियम की बात कर रहा हूं तो मैं स्कैंडियम की जब बात करता हूं तो चूंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से ये 4s2 ये 3d1 है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बॉन्ड बनाने में, साझेदारी में, और डी से भी अगर ये 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये +2 शो कर सकता है, +2 शो कर सकता है। लेकिन जब ये 3d1 में आता है तो ये खुद को स्टेबल फील नहीं करता, जिस कारण ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है। तो +2 तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के कारण तो +2 चार्ज आएगा, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल गया तो टोटल कितना चार्ज आएगा? +3। तो ये +2 भी शो करेगा और +3 भी। लेकिन अगर मैं कहूं कि +2 तो ये शो करता ही नहीं, +2 शो करने का रीजन ये है, ना करने का रीजन ये है क्योंकि बेटा ये +3 में खुद को ज्यादा स्टेबल फील करता है, तो ये एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तीनों इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन, फिर जाकर ये खुद को स्टेबल फील करता है। इलेक्ट्रॉन निकालने का रीजन ये है। तो जो स्कैंडियम है, जो स्कैंडियम है बेटा
वो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर रखे हुए हैं, +3 ऑक्सीडेशन नंबर रखे हुए। +2 रेयरली करता ही नहीं, ध्यान से सुन लो बेटा, +2 करता ही नहीं, तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालेगा। इसके अगर बात करूं टाइटेनियम की तो दो तो प्लस एस से निकल सकते हैं, तो +2 दो, टाइटेनियम में 3d2 आ जाएगा। मैं यहां से अब हटा देता हूं, कोई भी मेटल ले लेता हूं, तो अगर ये 3d2 है बेटा तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन एस से निकाल दे तो +2, एक अगर डी से निकाल दे तो +3, एक और अगर डी से निकाल दे तो +4। तो जो हमारा टाइटेनियम है वो +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा और +4 भी शो करेगा। अगर मैं बात करूं बेटा वेनेडियम की, तो वेनेडियम में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब दो इलेक्ट्रॉन तो कहां से डोनेट करेगा बेटा, ये 4s से, तो +2। एक कहां से करेगा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +3, ये भी निकल जाए तो +4, और अगर ये भी निकल जाए तो +5। तो ये +2 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, +4 भी करेगा, +5 भी करेगा। हालांकि सारे ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोडक्ट बनाइए जरूरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। ये +2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, +4 भी, +5। वेरिएशन आएगा, मतलब कि हर कंपाउंड, हर ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड बने ये जरूरी बात नहीं है, लेकिन कर सकता है, बना सकता है, दिमाग में डाल दो ये बात। क्रोमियम पे आते हैं बेटा, क्रोमियम पे। तो क्रोमियम में क्या होगा, 4s में से, सॉरी, क्रोमियम में क्या होगा बेटा, 4s में से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 4s1 3d5, अब यहां पर 5 हो गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, हालांकि एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये +2 शो करेगा। यहां से अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन, भाई ये तो एक साथ निकलेंगे, अगर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो +3, यहां से निकाल दे तो +4, यहां से निकाल दे तो +5, और यहां से निकाल दे तो +6। तो हमारे पास बेटा क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है, +2 भी रख सकता है, +3 भी, +4 भी, +5 भी और +6 भी शो कर सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैग्नीज की बात करूं मैं, तो मैग्नीज में बेटा हमारे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दो तो यहां से करेगा +2, एक ये करेगा +3। ध्यान से सुन रहे हो ना, दो तो ऐसे जाएंगे बेटा यहां से +2, फिर एक डी से जाएगा +3, फिर एक और डी से जाएगा +4, फिर एक और डी से जाएगा बेटा +5, फिर एक और डी से जाएगा ये वाला +6, और फिर एक और डी से जाएगा ये वाला +7। तो जो मैग्नीज है बेटा वो कितने ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है, +7 तक रख सकता है, +7 तक रख सकता है मैग्नीज। कहां तक रख सकता है, +7 तक। +7 तक रखने का रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बॉन्ड की शेयरिंग में चले जाते हैं, बंद बनाने में भाग ले लेते हैं। तो +5 बॉन्ड तो इसके कारण बनेगा और 2 बॉन्ड्स इसके कारण बनेंगे, तो टोटल 7 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, 7 बंद बनाएगा। तो +7 तो ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है। आयरन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये हो जाएगा 6, +2 इसके कारण शो करेगा बेटा, +3 इसके कारण शो करेगा, और +4 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है, और कहीं कहीं ये +6 भी करता है, +6 का कंपाउंड भी बनाता है। लेकिन इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर यही है, +2 और +3। ये तो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है, ज्यादातर +2 शो करेगा या फिर +3 शो करेगा। एक किसी कंपाउंड में +6 की प्रोडक्ट बनाता है, बट वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है +2 और +3 में, +2 और +3 में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। क्लियर है, तो ज्यादातर मेनली यही शो करेगा, +2 और +3। कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो 7 है, यहाँ जो 7 है तो बेटा +2, इसके कारण +3। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि चीजें समझ में आने लगे। देखो बेटा, ये हमारा हो गया 4s2, ये हो गया हमारे पास 3d7, 7 इलेक्ट्रॉन भरती है, तो इसके कारण तो +2 हो गया, इसके कारण +3 हो गया बेटा, इसके कारण +4 हो गया, राइट, और इसके कारण +5 हो गया, इसके कारण +5 हो गया। लेकिन इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 और +2 है, जो हमारा वैल्यूएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ज्यादातर प्रोडक्शन करता है। किस ऑक्सीडेशन के प्रोडक्शन ज्यादा करता है, +2 और +3 के। क्लियर है बात। निकिल में अगर हम बात करें तो +2 शो करेगा निकिल, +3 शो करेगा, +4 शो करेगा। लेकिन हमने देखा था, अभी बात करी थी कि +3 जो है ना बहुत रेयरली करता है, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ज्यादा होती है,
मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस कारण ज्यादातर आपको कंपाउंड जो मिलेंगे वो +2 के मिलेंगे, +3 के बहुत कम मिलेंगे, पर शो कर सकता है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में आप देखोगे 3d10 हो जाता है, 4s1 हो जाता है, इसमें यहां से खत्म अगर करूं तो ये +2 शो +1 शो करेगा इसके कारण, और अगर एक d इलेक्ट्रॉन से निकल जाए तो +2 शो करेगा, तो ये +1 शो कर सकता है, +2 शो कर सकता है। और अगर बेटा हम बात करें किसकी, जिंक की, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। s के 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 3d10 होने की वजह से d से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। इंपोर्टेंट बात यह है कि जो जिंक है वो संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, ये बात आपको पता हो। तो आपसे कहेगा कि 3D सीरीज के अंदर कौन सा तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता 3D सीरीज के अंदर, तो वो कौन सा है बेटा, वो हमारा है Zn। एक ही ऑक्सीडेशन नंबर रखे हुए है +2। और एक और क्वेश्चन आपसे कहेगा, चूंकि स्कैंडियम हमारा बेटा क्या है, संक्रमण तत्व है, स्कैंडियम हमारा क्या है, संक्रमण तत्व है, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, तो वो कौन सा संक्रमण तत्व है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, वो स्कैंडियम है। तीसरी बात, 3D श्रेणी के अंदर सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व वो कौन है बेटा, मैग्नीज है। कितनी करता है, +7 करता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यों करता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या सबसे ज्यादा होती है, जिस कारण इसमें 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, इसी कारण ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो मैग्नीज सबसे ज्यादा +7 तक कर सकता है, +2 से +7 तक। स्कैंडियम संक्रमण धातु है, तो कौन सी संक्रमण धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, वो स्कैंडियम है। और कौन सी धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं करता, वो जिंक समूह के तत्व है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी थ्योरी पे चलते हैं बेटा। तो आप देख सकते हो जिंक समूह ZnCdHg, इनको छोड़कर, ये तत्वों को छोड़कर ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। मैं बता चुका हूं बेटा, इसका कारण यह है कि इन तत्वों की बाह्यतम कक्षा की S उपकोष और बाह्यतम कक्षा से पहली कक्षा की D उपकोष, यानी कि बाह्यतम कक्षा तो होगी NS और बाह्यतम कक्षा से पहली कक्षा की D उपकोष कौन होगी, N-1D। उपकोष की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है तथा दोनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में प्रयोग किए जा सकते हैं। कम प्रचलित, इतना आपको, कम प्रचलित और अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था को कोष्ठक में दिया गया है। जो कम प्रचलित है यानी कि जिसके प्रोडक्शन कम होते हैं, जिस ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोडक्ट कम होते हैं, उसको हमने कोष्ठक में रिप्रेजेंट किया। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है आप देख सकते हो, वो मैं पीछे दिखा चुका हूं। ये मेरे पास 3D संक्रमण श्रेणी है, 3D स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हमने देखा स्कैंडियम +3 शो करती है सिर्फ, अभी हमने देखा टाइटेनियम +2, +3, +4, लेकिन इसकी जो +2 है वो कम प्रचलित है। क्लियर है बात। ऐसे वेनेडियम +2, +3, +4, +5, क्रोमियम +2, +3, +4, +5, +6, क्रोमियम +2 से +6, लेकिन मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6, +7। अगर आयरन पाए तो +2 भी करेगा, +3 भी, +4 भी और ये +6 भी करेगा, लेकिन ये कम प्रचलित है। +2 और +3 ज्यादा है। कोबाल्ट +2, +3, +4 भी करेगा, लेकिन ये कम प्रचलित है, +2 और +3 ज्यादा करेगा। निकल +2, +3, +4 पर कम प्रचलित है, +2 ज्यादा करेगा। कॉपर +1, +2 और जिंक +2। तो ये बात मैं कर चुका हूं, बता चुका हूं इसके बारे में डिटेल में। अब बात करते हैं बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जिनमें हम पहली बात अगर हम करें तो आप देख सकते हो बेटा कि संक्रमण श्रेणी में अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले जो संक्रमण तत्व हैं वो श्रेणी के बीच में, जैसे आपने मैग्नीज देखा, मैग्नीज श्रेणी के कहां रहा है, बीच में रहा है, या इसके निकट स्थित है या फिर इसके आसपास हो। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो जो मैग्नीज है वो +2 से +7 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है।
और अगर मैं बात करूं बेटा, मैं इसमें बता देता हूं कि जहां से वाई जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, अगर आप देखो, ठीक है, प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। इसमें अगर मैं कहूं कि रूथेनियम जो है, आरयू जो है वो बेटा +8 तक ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, +8 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कोई भी संक्रमण धातु ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती। अगर मैं सभी संक्रमण धातु की बात करूं तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी प्रदर्शित करते हैं संक्रमण धातु, तो +8। और कौन करता है +8 बेटा, तो अगर हम कहें लेंथेनम, हाफनियम, टेंटोलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, ठीक है, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ऑस्मियम। ऑस्मियम भी कितनी शो करता है बेटा, +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कोई भी संक्रमण धातु इनसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करती। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी शो कर सकती है संक्रमण जो ट्रांजिशन मेटल हो, +8 तक शो कर सकती है। ये बात दिमाग में डाल लो क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं बेटा दूसरा पॉइंट, संक्रमण तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 होती है, जो कौन शो करता है, ऑस्मियम तथा आरयू द्वारा प्रदर्शित की जाती। किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है +8 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑस्मियम के द्वारा और फिर रूथेनियम के द्वारा, आरयू के द्वारा। तीसरा पॉइंट बेटा आप देख सकते हो, धातु कार्बोनिल में संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, मैं सबको हटा देता हूं, ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अगर मैं धातु कार्बोनिल की बात करूं तो इसमें संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। जैसे NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। देखो बेटा आपको ये बात बताओ कि जो संक्रमण धातु है वो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था तभी प्रदर्शित करते हैं जब कोई मेटल के साथ लिगेंड सिग्मा बंध के साथ पाई बंध भी बनाए। इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, यानी कि मेटल सीओ के साथ बॉन्ड बनाएगा। हम बात करेंगे इसके अंदर बेटा कि जो मेटल होता है, जो धातु होती है वो सीओ के साथ भी बॉन्ड बनाता है और ये सीओ एनआई के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाती है जिसके कारण पाइबंद बनता है। तो सिग्मा के साथ पाइबंद बनेगा तो स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, और चूंकि ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगी, जिस कारण इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहां आ जाती है, 0 में आ जाती है। तो धातु कार्बोनिल में ऐसा देखने को मिलता है कि कार्बोनिल के साथ जो मेटल होती है वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। जैसे हम देख सकते हैं बेटा NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। आप देख सकते हो FeCO5 में बेटा Fe की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। कोबाल्ट CO6 में CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो धातु कार्बोनिल में क्या होने वाला है, मेटल्स और कार्बोनिल के बीच सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध भी बनता है, और पाई बंध बनाता कौन है बेटा, मेटल्स बनाती है CO के साथ, जिसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। यानी कि यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी। मेटल्स तो CO तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती है। ये बैक बॉन्डिंग का केस समझाएंगे, इसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पॉइंट फोर मैं बात कर चुका हूं बेटा इसके बारे में भी। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व को D0, D5, D10 विन्यासों के स्थायित्व के आधार पर समझाया जा सकता है। D0, D5, D10 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी के वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी का रीजन बता दिया था क्योंकि इनके जो कक्षक होते हैं वो सममित होते हैं। उदाहरण के लिए जो Ti4 पॉजिटिव आप देख सकते हो 3d0 4s0, भाई टाइटेनियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d2 4s2। तो मुझे टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट करो तो 2 यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से, तो 3d0 4s0। क्लियर बात। यहां पर देखो बेटा ये टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव है, ये टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं बेटा टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव की, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, और जैसे आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 2 तो 4s से निकलेंगे और एक 3d से, तो 3d1 बनेगा। तो ये कम स्थायी है, ये अस्थायी है बेटा, और ये स्थायी है। ये क्या है हमारे पास, स्थायी है। तो इसमें ज्यादा रहना पसंद करेगा, ट्राई पॉजिटिव में कम रहना पसंद करेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए Ti4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है बेटा Ti ट्राई पॉजिटिव से। सेम केस है हमारे पास बेटा, सेम केस है Fe ट्राई पॉजिटिव और Fe डाई पॉजिटिव का। Fe ट्राई पॉजिटिव में 3d5 4s0 है, जबकि Fe डाई पॉजिटिव में 3d6 4s0। तो ये अनस्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। D5 में यहाँ सिमेट्री है, वहां सिमेट्री नहीं है।
क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छा। 5 पॉइंट देखो आप, इसका पांचों पॉइंट आप देख सकते हो। ऑक्सीजन में फ्लोरीन के छोटे परमाणु आकार एवं उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण संक्रमण धातुएं इनके साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक का निर्माण करती है। होता क्या है बेटा हमारे पास, होता कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना, होता कुछ ऐसा है बेटा कि जो हमारे पास मेटल होती है, वो फ्लोरीन और बेटा ऑक्सीजन के साथ ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता शो करेगी, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बेटा अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है इनकी, अभी समझाऊंगा। दूसरा इनका आकार छोटा है, आकार क्या है बेटा? छोटा है, आकार छोटा है। दो मेन रीजन है। अब आकार छोटा होने से क्या होगा, एक तो आकार छोटा, ऊपर से इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, जिस कारण फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने से निकिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है, मतलब मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है। लेकिन इनमें भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करवाता है, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, पाई बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, तो ज्यादा प्रोडक्शन जो है ना, यानी कि जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाले यौगिक होंगे वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा जुड़े होंगे, फ्लोरीन के साथ कम, ऑक्सीजन के साथ स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो ये बात आपको बताओ, मैंने एग्जांपल दे रखा VO3 माइनस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, V6 माइनस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, CrO4 माइनस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, MnO4 माइनस +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था या तो बेटा फ्लोरीन के साथ होगी या फिर ऑक्सीजन के साथ होगी, और अधिकतम केस में किसके साथ मिलेगी आपको? ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है और साथ में इनका आकार छोटा है। आकार छोटा होने से क्या करते हैं, और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने से ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिस कारण मेटल पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है। क्लियर है बात बेटा? क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। मतलब वो संक्रमण धातु का नाम बताना है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। मैंने बताया है बेटा, ऐसे संक्रमण धातु कौन है? स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है +3, उसमें ज्यादा स्टेबल होता है। आपको पता होना चाहिए आंसर। स्कैंडियम Z बराबर 21 परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। यह सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अवस्था दर्शाता है। जनरली ये क्या शो करेगा बेटा? +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। क्लियर है बात बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संक्रमण तत्व की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है एवं क्यों? तो मैंने बताया था भाई, संक्रमण श्रेणी की जो 3D श्रेणी है उसके अंदर जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वो मैग्नीज शो करता है। और कारण क्या बताया था? मैंने कारण बताया था क्योंकि मैग्नीज के अंदर सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा किस में भाग लेते हैं? बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस कारण हमारा मैग्नीज जो है वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आंसर देखो, मैग्नीज 3D संक्रमण श्रेणी का वह तत्व है जो सबसे अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 से +7 तक दर्शाता है। इसका कारण यह है कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5-4s2 होता है। इसमें सर्वाधिक 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में होते हैं और 3D कक्षक तथा 4s कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर कम होता है, इनमें एनर्जी गैप कम होता है, जिससे सभी 7 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। क्योंकि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले रहे, इसलिए वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आई होप कि बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और सारे डाउट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने डिटेल में चीजों को समझाया। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।